नमस्ते बच्चों। तीसरे पाठ के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम तीसरा पाठ पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने समीकरण को संतुलित करना सीखा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 प्रकार हैं। पहला संयोग अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है युग्म विस्थापन अभिक्रिया। तो ये चारों ही प्रकार आज हम पढ़ेंगे। पहला प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं संयोग अभिक्रिया। तो बच्चों, संयोग अभिक्रिया के कुछ उदाहरण यहाँ पे हम देखेंगे। पहले मैग्नीशियम के फीते को जब हवा में जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो तेज ज्वाला के साथ जलता है और एक सफ़ेद रंग की राख बचती है जो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समीकरण किस तरह से है? 2Mg + O2 gives 2MgO। गर्म कर रहे यानी जला रहे। अब यहाँ पे देखेंगे अभिकारक कितने हैं? 2 हैं और उत्पाद कितना बन रहा है? 1। इस अभिक्रिया में देखेंगे अमोनिया गैस के रूप में है। उसकी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस के द्वारा अभिक्रिया होती है, यानी ये दोनों अभिकारक जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। इस अभिक्रिया में भी अभिकारकों की संख्या अधिक है और उत्पाद की संख्या केवल 1 है। इस अभिक्रिया में भी देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है, यानी चूने का पत्थर पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इन तीनों ही अभिक्रियाओं में आप देख रहे हैं अभिकारकों की संख्या अधिक है पर उत्पाद की संख्या केवल 1 है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के संयोग से केवल एक ही उत्पाद का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोग अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है बच्चों अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम विच्छेदन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये संयोग अभिक्रिया के एकदम अपोजिट है। अब देखिए कैसे। यह है शक्कर। शक्कर को जब हम गर्म करते हैं तो एक काला काला सा पदार्थ आप देखते नीचे बच जाता है। अगर चम्मच में लेके शक्कर को गर्म करें तो धुआं बाहर निकलता है, यानी पानी की भाप बाहर निकल जाती है और जो चम्मच में काला काला सा पदार्थ रहता है वो क्या रहता है? कार्बन। तो ये शक्कर का सूत्र है। कैसे पढ़ते हैं इसको? C12H22O11। इसको जब गर्म करते हैं यानी ऊष्मा देते हैं तो 12C + 11H2O। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अभिकारक की संख्या कितनी है? 1। बनने वाला उत्पाद कितना है? 2 है, कार्बन और पानी। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अगली अभिक्रिया है H2O2, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड अपने आप ही उसका अपघटन होता रहता है। गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। रूम टेम्परेचर पर ही उसका अपघटन पानी और ऑक्सीजन में होता है। पानी H2O और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इसलिए ऊपर की तरफ तीर का निशान दिखाया गया है। यह अभिक्रिया है बच्चों, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी है। पानी का जब विद्युत अपघटन किया जाता है
पानी में कुछ बूंदें अम्ल की डाल देते हैं तो पानी कैसा हो जाता है, अम्लीय। उस अम्लीय पानी में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पानी का विघटन हो जाता है और वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इन समीकरणों को देखने पे हमें क्या पता चलता है, अभिकारक कितने हैं, केवल एक, और उत्पाद 2 हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया या विच्छेदन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब अगली अभिक्रिया देखेंगे बच्चों, कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में इसकी कुछ उदाहरण लिखे हैं, ये आप पहले के पाठ के शुरू में मैंने बताए थे, फिर से देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट, उसके जलीय विलयन, AQ लिखा है, AQ यानी जलीय विलयन। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब आयरन यानी लोहा Fe डाला जाता है तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। यानी इस कॉपर की जगह पे ये Fe आ गया तो सूत्र क्या बन गया, FeSO4, और कॉपर यहाँ से निकल करके अलग हो गया। यानी इस आयरन ने इसको यहाँ से विस्थापित कर दिया, यानी अलग कर दिया। अगली समीकरण, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब लेड Pb यानी लेड का संकेत है, डाला जाता है तो क्या बनता है, PbSO4 का जलीय विलयन बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में भी कॉपर की जगह किसने ले ली, Pb ने ले ली और कॉपर को बाहर निकाल दिया। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, नीला। उसके जलीय विलयन में जब जस्ते का चूर्ण डाला जाता है तो जिंक सल्फेट का जलीय विलयन जिसका रंग कैसा होता है, रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है, और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया में जो आयरन है, लेड है या फिर जस्ता है, ये आयन के रूप में बनते हैं और ये आयन इस कॉपर का भी आयन तैयार होता है। तो आयरन का आयन कॉपर के आयन से अधिक क्रियाशील होने के कारण, और कॉपर कम क्रियाशील है, तो कॉपर को विस्थापित करके उसके स्थान पे खुद आ जाते हैं और यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये लेड अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। सेम उसी तरह से यहाँ पे जस्ता अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कम क्रियाशील तत्वों का स्थान अधिक क्रियाशील तत्व आयन बनकर के ले लेते हैं तो इस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के चौथे प्रकार का नाम है युग्म विस्थापन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होता है, उस अभिक्रिया को युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले इस उदाहरण को देखते हैं बच्चों। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसे क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, और ये है सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो इनके आयन बनते हैं, Ag आयन और NO3 आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब इन आयनों की अदला बदली हो जाती है। ये सोडियम आयन यहाँ आ जाता है और सिल्वर आयन यहाँ आ जाता है, आयनों की अदला बदली हो जाती है। अब देखते हैं क्या तैयार होता है। ये सिल्वर आयन यहाँ आ गया तो क्या बन गया, AgCl, क्योंकि ये सोडियम आयन हट जाएगा।
तो AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है और ये सोडियम आयन यहाँ आ जाएगा, सोडियम, तो NaNO3 बनेगा। क्या देख रहे हैं? NaNO3। तो इस तरह से जब आयनों की अदला बदली होकर के अवक्षेप तैयार होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं युग्म विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे एक और उदाहरण है बच्चों, ये आपकी बुक में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, बेरियम सल्फेट के विलयन में पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं तो क्या होता है? ये पाठ के शुरू में ही मैंने आपको बताया था। किस रंग का अवक्षेप बनता है? पीले रंग का अवक्षेप तैयार होता है। फिर प्रश्न पूछा गया है, अवक्षेप का नाम लिखिए। तो अवक्षेप किस चीज का बनता है? बेरियम क्रोमेट का अवक्षेप तैयार होता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो मैंने समीकरण यहाँ पे लिखी है। उसके बाद है, इस अभिक्रिया को आप विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे या युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो अब यहाँ पे अभिक्रिया का समीकरण देखते हैं। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस K2Cr2O4 पोटेशियम क्रोमेट, इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो बेरियम क्रोमेट का अवक्षेप बनता है। कौन से रंग का? पीले रंग का। और पोटेशियम सल्फेट बनता है। तो अब यहाँ पे इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे या युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें दो आयन बनेंगे, बेरियम आयन और सल्फेट आयन। इसमें पोटेशियम आयन और क्रोमेट आयन बनेगा। इन दोनों आयनों की अदला बदली होती है। पोटेशियम इधर आ जाता है और बेरियम यहाँ आ जाता है। अब बेरियम यहाँ से यहाँ आ गया तो पोटेशियम की जगह क्या आ गया? बेरियम। तो BaCr2O4, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? Cr2O4। तो क्या बना अपने पास सूत्र? BaCr2O4 यानी बेरियम क्रोमेट। अब इस बेरियम की जगह पे ये पोटेशियम आ गया तो K2SO4, K यहाँ आ गया, K2SO4 बन गया। तो कौन सी अभिक्रिया हुई? ये युग्म विस्थापन अभिक्रिया। विभिन्न प्रक्रियाओं और अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उपयोग होता है या फिर ऊष्मा बाहर निकाल दी जाती है। इस आधार पर प्रक्रिया या अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार ऊष्माग्राही और दूसरा प्रकार है ऊष्मा उन्मोची। तो पहले हम देखेंगे ऊष्माग्राही को। तो जब बर्फ को गर्म किया जाता है या बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? बर्फ ऊष्मा ग्रहण करने के बाद ही पिघलती है। तो जब वो ऊष्मा ग्रहण कर रही है तो कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माग्राही अभिक्रिया। पोटेशियम नाइट्रेट एक रासायनिक पदार्थ होता है। जब उसे पानी में घोला जाता है तो पानी का जो तापमान होता है, जैसे ही पोटेशियम नाइट्रेट उस पानी के अंदर डालते हैं, पानी और ठंडा हो जाता है। यानी जब पोटेशियम नाइट्रेट पानी के अंदर घुलता है तो वो ऊष्मा ग्रहण करता है। ऊष्मा ग्रहण करने के कारण पानी का तापमान कम हो जाता है। तो ये अभिक्रिया भी कौन सी है? ऊष्माग्राही अभिक्रिया। अब बच्चों दूसरा प्रकार हम देखेंगे ऊष्मा उन्मोची का। पानी से हम बर्फ बना रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पानी अपनी ऊष्मा को मुक्त करेगा, तब वो बर्फ के अंदर रूपांतरित होगा। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक रासायनिक पदार्थ होता है। इसको जब पानी में डाला जाता है तो पानी का तापमान बढ़ जाता है, यानी ऊष्मा बाहर मुक्त हो रही है, जिसके कारण पानी गर्म हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया। उसी तरह से आपने देखा होगा
चूने के पत्थर को जब पानी में डाला जाता है, कली चूना, उसको जब पानी में डाला जाता है तो वो पानी के तापमान को बढ़ा देता है और पानी गर्म हो जाता है। तो ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया। और है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है, काफ़ी तेज होता है, वो भी सांद्र है। इससे जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है तो तनु बनाते समय उस पानी उसमें मिश्रित किया जाता है। तो पानी को हम डायरेक्ट सल्फ्यूरिक अम्ल में नहीं डाल देंगे, क्योंकि यह अभिक्रिया होते समय बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है। और अगर हमने ऐसा किया तो अम्ल उछल करके हमारे ऊपर आ जाएगा, जिससे दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एक परख नली या बीकर में पानी भरते हैं और एक कांच की नली की सहायता से धीरे धीरे अम्ल उसमें डालते हैं, जिससे धीरे धीरे ऊष्मा बाहर निकले और कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाया जाता है। ऊष्मा उन्मोची और ऊष्माग्राही अभिक्रियाओं की परिभाषा क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का उत्पाद में रूपांतरित होते समय ऊष्मा ग्रहण की जाती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं। और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होते समय ऊष्मा मुक्त की जाती है, उस अभिक्रिया को ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ बच्चों हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, वो ऊष्मा जब ग्रहण करता है तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के समय ऊष्मा काम में आ रही है, इसलिए ये ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। आपकी बुक में इसे ऊष्मा उन्मोची लिखा है, तो आप उसे यहाँ पे ठीक कर लेंगे। अब इस अभिक्रिया को देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। इसे पढ़ते कैसे हैं? CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया। तो ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया को आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर यहाँ प्लस करके लिखा है तो वो ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है। अगर यहाँ प्लस करके लिखा है या फिर यहाँ पे त्रिभुज का चिन्ह बना है तो वो ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हाँ बच्चों, आपके बुक का 25% पोर्शन इस साल के लिए कम किया गया है, तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी। आप अपनी बुक में निशान लगा लीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, तो आप उन्हें मत पढ़िएगा कि परीक्षा में नहीं आने वाली हैं, पर अतिरिक्त जानकारी के लिए आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।